चलिए गुड मॉर्निंग भाई सबको, है ना। आवाज वगैरह क्लियर है सबको? वीडियो आवाज वीडियो क्लियर। चलो फिर कल का टॉपिक, कल लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, वर्णमाला पढ़ रहे थे ना, ये देखे थे हम लोग। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी डाउट है क्या? जल्दी से बताओ। गुड मॉर्निंग सुनील। यहां तक किसी को कोई डाउट है? घर में प्रैक्टिस करना भाई, पहले बता रहा हूं, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पढ़ लिए और घर में जुच्छा बैठ गए हैं एकदम, नहीं, घर में जाके पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है, ह्रस्व स्वर क्या? अरे ह्रस्व स्वर लघु स्वर को बोलते हैं भाई, रोमन। लघु स्वर जो होते हैं ना, छोटे स्वर, अ ई उ री, 4 प्रकार के, ये देखो यहां लिखा है, ये इनको बोला जाता है ह्रस्व स्वर। हाँ ठीक है, लघु स्वरों को ही बोला जाता है ह्रस्व स्वर। कंफ्यूज मत होना, ह्रस्व मतलब होता ही, उसका अर्थ है छोटा, जिसका हास हो गया हो वो ह्रस्व होता है। शब्द सुने होगे ना आप, एक शब्द सुने होगे आप लोग, क्या शब्द सुने होगे? ये शब्द सुने होगे, देखो, हास। हास शब्द मतलब, हास का मतलब क्या होता है? छोटा होना। ठीक है, तो जो स्वर छोटे होते हैं, उच्चारण में जिनका लगने वाला समय कम होता है, वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़े। सर डेमो क्लास कब तक रहेगा? आज शायद लास्ट डेट है ना डेमो का, जल्दी एडमिशन ले लो यार। ठीक है, चलो आज हम लोग वर्णमाला के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और क्या देखेंगे? वर्णों का उच्चारण स्थल। वर्णों का उच्चारण स्थल देखेंगे आज। ठीक है, चलो तो सबसे पहले स्पर्शी व्यंजनों से शुरू करते हैं। ठीक, अगर आपको स्पर्शी व्यंजन पता है, स्पर्शी व्यंजनों का जो उच्चारण स्थल पता है, तो बाकी सभी स्वरों का हम आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था ये 5 वर्ग होते हैं और पांचों का एक स्पेसिफिक क्या होता है? उच्चारण स्थल होता है। ठीक, जैसे क वर्ग है, क वर्ग का उच्चारण स्थल होता है कंठ में, यानी क, ख, ग, घ और अंगा, ये सभी क्या है? कंठव्य वर्ण है। ठीक, च, छ, ज, झ और इया, ये जो 5 वर्ण हैं, इन पांचों को बोला जाता है तालव्य वर्ण। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका उच्चारण स्थल तालु में है। आपकी जीभ जो है वो तालु को स्पर्श करती है इन वर्णों का उच्चारण करते समय। ठीक, अब अगला वर्ग है ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण, इसका उच्चारण स्थल होता है मूर्धा। मूर्धा यानी तालु के और पीछे वाला भाग। ठीक है, जो सॉफ्ट पैलेट होता है उसको बोला जाता है हिंदी में या संस्कृत में मूर्धा। तो मूर्धा जो है वहां से उच्चारित होता है कौन? ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक, सर रिकॉर्डेड वीडियो डिलीट नहीं होगा ना? मेरे ख्याल से 24 घंटे के लिए अवेलेबल रहता है यार, है ना? ठीक है राजेश्वरी, 24 घंटे के लिए अवेलेबल रहता है आपको, है ना? चलो अगला वर्ग क्या है? अगला वर्ग होता है त वर्ग। त, थ, द, ध, न, इनका उच्चारण स्थल होता है दंत, यानी दांत में स्पर्श करती है आपकी जिह्वा। अगला जो वर्ग होता है वो होता है प वर्ग। प, फ, ब, भ, म, ये पांचों होते हैं ओष्ठ वर्ण। याद हो गया है ये पांचों वर्ग का उच्चारण स्थल?
पांचों वर्ग का उच्चारण स्थल क्लियर है? क्योंकि इसी के आधार पे मैं आपको 5 ट्रिक बताऊंगा, 5 तरीके बताऊंगा जिससे आप किसी भी वर्ण के उच्चारण स्थल को पहचान सकते हो। ठीक है, हाँ चलो फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला है काह। फॉर्मूला क्या है? काह। बोलने का मतलब क वर्ग का उच्चारण स्थल अ वर्ग का उच्चारण स्थल यानी आ, ह और विसर्ग, ये पांचों वर्ण उच्चारित होते हैं कहां से? ये होते हैं कंठ से। ठीक है, यानी क, ये देखो क, आ लिखा है मतलब लघु और दीर्घ दोनों, जो भी मात्राएं लघु रूप में जहां से उच्चारित होती है उसी रूप में दीर्घ में उच्चारित होती है वो। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो आ और आ, हा और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थल कहां है? कंठ में है। ये देखो कंठ में है उच्चारण स्थल। ठीक, इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने? काह। ठीक, दूसरा फॉर्मूला याद हो जाएगा ना? देखो इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं। इसको याद करने के लिए कुछ नहीं, आंख बंद करना, 5-5 बार बोलना, याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला अब च वर्ग में आएंगे। इसका फॉर्मूला है चीयश। ठीक, और हमको पता है च वर्ग का उच्चारण कहां होता है? तालु में होता है। तो कौन कौन आएगा इसके अंतर्गत? देखो पूरा च वर्ग, यहां पर ये क लिखा हूं ना, इसका मतलब समझना क वर्ग, यानी क वर्ग के पांचों वर्ण भाई, क ख ग घ अंगा। ठीक, च वर्ग, और कौन है? देखो च के बाद क्या दिख रहा है? ई की मात्रा, यानी छोटी ई भी है और बड़ी ई भी है। इसके बाद य और श, इन सभी का उच्चारण स्थल है आपके तालु में, तालु में। तो पहला फॉर्मूला काह, दूसरा फॉर्मूला चीयस। पहला फॉर्मूला क्या? काह, और दूसरा फॉर्मूला क्या है? चीयस। काह बोलने का मतलब पूरा क वर्ग का उच्चारण स्थल, आ और आ का उच्चारण स्थल, हा और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थल कहां पर है? कंठ में है। वैसे ही जब मैं चीयस बोल रहा हूं तो च वर्ग का उच्चारण स्थल, छोटी ई और बड़ी ई दोनों का उच्चारण स्थल, या और शक्कर का श, इन सभी का उच्चारण स्थल कहां है? तालु में है। इसको याद मैं इसलिए ऐसे फॉर्मूले में करा रहा हूं क्योंकि कल जब आपको बताया था तो ये जो पहला वर्ण है इसको आप कल याद किए हो। ठीक है, कि क वर्ग का उच्चारण स्थल, देखो कल याद कराया था ना आपको। कहाँ है भाई? ये देखो, इसी के आधार पर मैं जो बाकी के वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थल बता रहा हूं। ठीक है, हाँ तो पहला दूसरा फॉर्मूला याद हुआ। पहला फॉर्मूला काह, यानी का, आ और आ, हा और विसर्ग, चीयस में च वर्ग, छोटी ई बड़ी ई, या और श। तीसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला है तशरीर। ऐसा पढ़ने में थोड़ा तकलीफ होगा भाई, यही वाला फॉर्मूला पढ़ने में तकलीफ होगा, इसको आप कैसे भी करके याद करो। ठीक, बोलने का मतलब क्या है? टा, टा बोल रहा हूं तो पूरा ट वर्ग, यानी ट ठ ड ढ ण तक। इसके बाद षटकोण का श दिख रहा है। अब देखो इसके नीचे ऋषि के री की मात्रा लगी है, यानी ऋषि का री जो है वो भी कैसा वर्ण है? वो भी वहीं से उच्चारित होगा जहां से ट वर्ग उच्चारित होता है। और लास्ट में क्या है? र है।
ठीक, इन सभी का उच्चारण स्थल है कहां? मूर्धा में। ये सभी कहां से उच्चारित होते हैं? मूर्धा से। ठीक, देखो इसको याद करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन भाई करना तो पड़ेगा। ये थोड़ा सा कठिन है, मैं भी मानता हूं, है ना, लेकिन याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम यही तो याद आएगा। पूरे वर्ण को, अगर 52 वर्ण को एक एक करके याद करते हुए चलेंगे तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला कहा, दूसरा फॉर्मूला चीयस, तीसरा फॉर्मूला टशरीर, चौथा फॉर्मूला आसान है, तसल, यानी पूरा त वर्ग, इसके अलावा सरोता का स और ल। इनका उच्चारण क्या है? इनका उच्चारण स्थल क्या है? दंत है। ये सभी दांत से उच्चारित होते हैं। ठीक, पांचवा फॉर्मूला है आपका पू या उप, दोनों में से जैसा आप याद करना चाहो। ठीक, बोलने का मतलब क्या है? प वर्ग और छोटा उ और बड़ा उ। ठीक, इन सभी का उच्चारण स्थल क्या है? इन सभी का उच्चारण स्थल है ओष्ठ्य। क्लियर है यहां तक? 5 फॉर्मूले जो बताया हूं, 5 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, बाकी याद आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, ये 5 फॉर्मूले एकदम जहन में बिठा लो। हो गया? समझ आ रहा है ना? 5 फॉर्मूले काह, चीयस, श्रीटर या टशरीर या तसल और उप या पु, 5 याद करना है अपने को। ठीक, सबको कैसे तोड़ना है ये भी आपको बता दिया हूं। आसानी से आप तोड़ सकते हो, आसानी से आप यहां से उच्चारण स्थल पहचान सकते हो। ठीक है, हाँ, अब देखो 4 वर्ण बच गए हैं हमारे। 4 क्या, 4 4 8 वर्ण बच गए हैं हमारे। कौन से 8 वर्ण बच गए हैं? देखो, एक बच गया है हमारा, 8 से ज्यादा बचे हैं यार। एक बच गया हमारा ए, एक बच गया हमारा ऐ, एक बच गया हमारा ओ, एक बच गया आओ, एक बच गया व, और कौन बच गए? श, त्र, ज्ञ और श्र। ये वर्ण बच गए हैं। देखो ये कैसे निकाला जाता है? जब आप संधि पढ़ेंगे तो संधि में जब गुण स्वर संधि पढ़ा जाता है ना, तो गुण स्वर संधि में आ के साथ जब छोटी ई को मिलाते हैं तो बनता है ए। ठीक, जब आ के साथ ऊ को मिलाते हैं तो बनता है ओ। क्या बनता है? ओ बनता है। आ का उच्चारण स्थल जो होता है ये होता है कंठ। देखा हमने, यहां देखो कंठ होता है आ का उच्चारण स्थल। ठीक, ई का उच्चारण स्थल क्या होता है? देखो ई दिख रहा है। ई का उच्चारण स्थल हमको कहां दिख रहा है? ये देखो ई उच्चारण स्थल क्या है? तालु। यानी कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होगा इस ए के उच्चारण में। इस ए के उच्चारण में कंठ का भी प्रयोग और तालु का भी प्रयोग, इसीलिए ए वर्ण को बोला जाता है कंठ तालव्य वर्ण। इसको क्या बोला जाता है? कंठ तालव्य। अब जब लघु ऐसा है तो ऐ भी कहां से उच्चारित होगा? कंठ तालव्य से होगा। समझ आया ये? ठीक है, ए का निर्माण जो है गुण संधि में, अरे रमाधन ईश रमेश हो जाता है। ठीक है, पढ़े हैं ना, स्कूल में पढ़े हैं, अब फिर से पढ़ना है वही सब। ठीक, तो आ का उच्चारण स्थल होता है कंठ और ई का उच्चारण स्थल होता है तालु। चूंकि दोनों मिल करके एक नया वर्ण बना रहे हैं, इसीलिए ये जो नया वर्ण बना है इसका उच्चारण स्थल क्या होगा? कंठ तालव्य होगा। ठीक, अब देखो आ का उच्चारण स्थल क्या होता है? कंठ होता है।
ऊ का उच्चारण स्थल जो होता है ये होता है ओष्ठ, ओष्ठ होता है। तो ओ कैसा वर्ण हो जाएगा? ओ हो जाएगा कंठोष्ठ वर्ण। ओ क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ वर्ण हो जाएगा। ठीक, कंठ का भी प्रयोग और ओष्ठ का भी प्रयोग। ठीक, कंठ का भी प्रयोग होगा और होंठ का भी प्रयोग होगा, इसीलिए जो वर्ण बना है ओ, वो कैसा वर्ण होगा? कंठोष्ठ वर्ण होगा। ठीक, चल, तो ये ए, ऐ, ओ और चूंकि लघु ऐसा है तो दीर्घ भी क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला वर्ण क्या बचा है? व बचा है। व को याद रखना, व जो होता है ये दंतोष्ठ वर्ण होता है। व को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, व के लिए कोई ट्रिक नहीं, व को याद रखना, ये कैसा वर्ण होता है? दंतोष्ठ वर्ण होता है। आवाज वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। आ रही है ना? और समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है ना? आ रहा है, हाँ, ठीक है। हाँ, देखो, तो व को याद रखना है अपने को, केवल व क्या होता है? दंतोष्ठ होता है, केवल इसी को याद रखो। ठीक, अब क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, इन चारों को हम अपनी वर्णमाला में किसके अंतर्गत रखे हैं? तो देखो, अपनी वर्णमाला में हम इसको रखें किसके अंतर्गत? संयुक्त व्यंजनों के अंतर्गत। यानी संयुक्त होने का मतलब क्या है? ऐसे वर्ण जो दो स्वरों, दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उनको क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि क्ष का मेल किससे क्ष जो है किससे मिलकर बनता है? क और षटकोण के ष से। इसी प्रकार त्र, त और र के मेल से बनता है। इसी प्रकार ज्ञ किससे मिलकर बनता है? ज और इया के मेल से बनता है। श्र, श और र के मेल से बनता है। तो यहां से आप इसका उच्चारण स्थल निकाल सकते हैं। ठीक है, बताओ क्ष का उच्चारण स्थल क्या होगा? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, क्ष का उच्चारण स्थल क्या होगा? इसका उच्चारण स्थल क्या होगा? कंठ होगा। हाँ, मैनी मूर्धा, राजेश्वरी कंठ मूर्धा, बहुत बढ़िया। ठीक है, सीख गए यार हिंदी। जो नहीं सीखे थे ना, इतना दिन तक परेशान कर रहा था जो चीज, अब सीख गए हो। ठीक है, हाँ, क का उच्चारण स्थल कंठ और श का उच्चारण स्थल मूर्धा। तो क्ष जो बना है ये कैसा हो जाएगा? कंठ मूर्धन्य वर्ण हो जाएगा। अब निकाल लोगे बाकी का? ज्ञ वाले में दिक्कत होगा ज्ञ वाले में दिक्कत होगा, करके देखो क्या होगा। ज्ञ में बताओ क्या होगा? तालु तालव्य मत बोलना है ना दो बार तालु आ जाएगा। क्यों? जा भी उसी वर्ग का और इया भी उसी वर्ग का, दिख रहा है? हाँ, तो वो तालु तालव्य मत बोल देना। ठीक है, वो कैसा वर्ण है? तालव्य वर्ण है। ठीक है, एक ही बार प्रयोग करना। क्लियर है ना? ज्ञ का उच्चारण स्थल क्या होता है? तालु होता है। इसी प्रकार श्र का उच्चारण स्थल क्या हो जाएगा? श का उच्चारण स्थल होता है आपका
तालु, और र का उच्चारण स्थल होता है मूर्धा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? तालव्य मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं। ठीक है, इतना डीप में कभी नहीं पूछा है आज तक, इसको कभी नहीं पूछा है इसका उच्चारण स्थल। अधिकतम वो कहां तक गया है? श, श, स, ह, यहां तक गया है। ज्यादा से ज्यादा पूछ देगा यार अलावा, बस पहचान लोगे। स्वरों को पूछता है, खासकर ए, ऐ, ओ, औ, इनको पूछता है। सब बन जाएगा? हाँ, सब बनना चाहिए, है ना। कुछ नहीं, इसको ना 2 से 3 बार प्रैक्टिस चाहिए। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, एकदम लाइफ टाइम के लिए बुक हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन फिर कभी नहीं छूटेगा इसका। ठीक है, चलो, तो ये है वर्णों का उच्चारण स्थल। अगला हेडिंग डालते हैं, घोष के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। घोष के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। ठीक, सुना होगा ना, सघोष वर्ण, अघोष वर्ण, वही पढ़ने वाले हैं। ठीक, देखो, हमको पता है घोष के आधार पर शब्द के वर्णों के 2 प्रकार होते हैं। एक को कहा जाता है सघोष वर्ण और दूसरे को कहा जाता है अघोष वर्ण। ठीक, अगर मोटा मोटा इसकी परिभाषा हम जानना चाहें, इन शब्दों का अर्थ जानना चाहें, तो ठीक है, निकाल सकते हैं। क्या निकल सकता है? इसका अर्थ निकलता है घोष के साथ, यही निकलता है ना। जब भी किसी वर्ण के साथ शुरुआत में स लगा है तो उसका मतलब होता है साथ। जैसे सपरिवार होता है ना, सपरिवार बोल दिया मतलब परिवार के साथ। इसी प्रकार यदि किसी शब्द के पहले आ लगा है तो इसका अर्थ क्या होता है? बिना। जैसे अज्ञान बोल दिया तो क्या हुआ? मतलब ज्ञान के बिना, है ना। असहयोगी बोल दिया मतलब सहयोगी के बिना। ठीक, तो अघोष बोल रहा है मतलब इसका अर्थ क्या निकला? घोष के बिना। अब समस्या यहां पर आकर के टिक जाती है कि वो सब तो ठीक है सर, लेकिन ये घोष शब्द का मतलब क्या होता है? ठीक है, मैंने सघोष का मतलब घोष के साथ और अघोष का मतलब घोष के बिना बता तो दिया, लेकिन इस घोष शब्द का अर्थ क्या है? देखो, घोष शब्द का अर्थ होता है हमारी स्वर तंत्रिका में होने वाला कंपन, वाइब्रेशन, जो हमारे वोकल कॉर्ड में दिखता है। ठीक है, यह होता है जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रिका में कंपन होता है, तो ऐसे वर्णों को कहा जाता है सघोष वर्ण। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका कंपित हो। कंपित होने का मतलब वाइब्रेट हो, उनको क्या कहा जाता है? सघोष वर्ण कहा जाता है। और ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका में कंपन ना हो, ठीक है, स्वर तंत्रिका में कंपन ना हो, उनको कहा जाता है क्या? अघोष वर्ण। परिभाषा समझ आई? ठीक, अभी बताऊंगा कि कौन सघोष होता है, कौन अघोष होता है, कैसे इसको क्लासिफाई करेंगे, अभी देखना। ठीक है, परिभाषा समझ आया क्या? ठीक है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रिका में कंपन होता है वो सघोष वर्ण है, और ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? अघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, चलो, सघोष वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, यानी ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय
हमारी स्वर तंत्रिका में कंपन होता है। तो देखो, इसके अंतर्गत आते हैं सभी स्वर। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ठीक, यानी आ से लेकर के आप चलेंगे औ तक सभी वर्ण क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ठीक, अब सभी अयोगवाह, दो अयोगवाह हैं हमारे, कौन कौन से? अम और अह। ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? सघोष वर्ण है। अब जब हम देखो वर्णमाला जब पढ़े थे तो उसी सीक्वेंस में चलते हैं आगे, है ना। देखो, स्वर पढ़े, स्वर पढ़े, अनुस्वार पढ़े, सॉरी अयोगवाह पढ़े, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? व्यंजन पढ़ा। ठीक, तो अब व्यंजनों में आते हैं। तो व्यंजनों के अंतर्गत हम जानते हैं कि 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग हैं, है ना। क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग है। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण जो होता है वो सघोष होता है। यानी अगर क वर्ग की बात करूं तो क, ख, ग, घ, अंग, ये वर्ण है। ठीक, अगर इनमें से सघोष वर्ण कौन से हैं बोलूं तो ग, घ और अंगा जो है ये क्या हो जाएंगे? सघोष वर्ण हो जाएंगे। ठीक, ग का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रिका में कंपन होगा, घ का उच्चारण करते समय होगा और अंग का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रिका में कंपन होता है। ठीक, इसी प्रकार च वर्ग में आओगे तो च वर्ग में च, छ, ज, झ और इया जो है ये क्या है? ये तीनों क्या है? सघोष हैं। ट वर्ग में आएंगे तो ट, ठ को छोड़ दो, फिर ड, ढ और ण, ये तीनों सघोष हैं। त वर्ग में त, थ, द, ध, न, ये तीनों सघोष है। प वर्ग में ब, भ, म, ये तीनों सघोष हैं। ठीक, तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण जो होता है ये क्या होता है? सघोष होता है। क्लियर है? अब इसके बाद ऊष्म व्यंजनों में आते हैं। ऊष्म व्यंजनों के अंतर्गत ह सघोष होता है। बाकी के जो 3 वर्ण हैं श, श और स, ये तीनों क्या होते हैं? अघोष होते हैं। ठीक, ह जो होता है वो क्या होता है? सघोष होता है। अब उसके बाद संयुक्त व्यंजनों में जब आते हैं तो संयुक्त व्यंजनों में त्र, ज्ञ और श्र, ये क्या है? सघोष है। इसके बाद य, र, ल, व, ये भी क्या होते हैं? सघोष होते हैं। क्लियर है यहां तक? ये सघोष वर्ण है हमारे। उक्षिप्त वर्णों को नहीं भी गिनोगे तो चलेगा। ठीक है, वैसे उक्षिप्त वर्ण आते सघोष में, लेकिन उनको सघोष में काउंट नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक, तो सघोष में कौन कौन आएगा? सबसे पहले सभी स्वर, दूसरे नंबर पे अयोगवाह, वर्णमाला में वैसे ही चलते हैं हम, है ना। आ ई, लास्ट में औ आता है। सभी स्वर, सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। फिर अनुस्वार वाला ब्लॉक आता है, 2 वर्ण हैं अम और आह, दोनों क्या है? सघोष हैं। अब स्पर्शी व्यंजनों में आओगे तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण उठाना है, वो क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ठीक, उसके बाद ऊष्म वर्ण आते हैं। ऊष्म वर्ण में ह जो होता है ये सघोष होता है, जबकि बाकी जो 3 वर्ण है वो क्या हो जाते हैं? अघोष वर्ण होते हैं। उसके बाद संयुक्त वर्ण में आओगे तो संयुक्त वर्ण में क्ष को छोड़ दो, त्र, ज्ञ, श्र, ये सघोष वर्ण होते हैं। और सघोष वर्णों के अंतस्थ वर्णों के अंतर्गत सभी अंतस्थ वर्ण क्या हो जाते हैं? सघोष हो जाते हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर यहां पे क्ष जो है ये अघोष क्यों है? ये अघोष इसलिए बेटा कि देखो
क्ष जो है इसका निर्माण होता है क और श से, हमने देखा। ठीक। त्र का निर्माण त और र के मेल से हुआ। ज्ञ का निर्माण ज और इया के मेल से हुआ। और श का निर्माण श और र के मेल से हुआ। ठीक। यदि मैं त और र की यानी त्र की अगर बात करता हूं तो त तो अघोष वर्ण है, त में हमारे स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होगा, लेकिन रा ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रिका कंपित हो जाएगी। यानी अगर मैं इन दोनों को मिला करके त्र वर्ण का उच्चारण करता हूं तो ऑटोमेटिकली इसमें र इनबिल्ट है, र जुड़ा हुआ है, इसीलिए स्वर तंत्रिका तो कंपित हो गई। इसीलिए त्र जो है ये क्या हो जाता है, सघोष। इसी प्रकार ज और इया ये तो खैर दोनों ही सघोष हैं, है ना। तीसरा वर्ण ये है, पांचवा वर्ण ये है। श और र में देखो श अघोष है, लेकिन र चूंकि सघोष है इसीलिए श्र क्या हो जाता है, सघोष हो जाता है। लेकिन अगर छ की बात करें, ठीक है, अगर क्ष की बात करते हैं तो क्ष में क भी अघोष है और श भी अघोष है। देख लो कहीं पर क दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। क्यों, ये तो अपने वर्ग का पहला वर्ण है। और षटकोण के श की अगर बात करूं तो ये तो ऊष्म वर्ण है भाई। ठीक है, ह को छोड़ करके कोई भी ऊष्म स्वर सघोष नहीं होता है, इसीलिए जो बनने वाला वर्ण है क्ष ये क्या रह जाता है, अघोष रह जाता है। क्लियर है ये क्यों अघोष है, समझ आया। बाकी के तीन क्यों सघोष है और ये क्यों अघोष है, समझ आया। रोमन आ गया, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। अब बाकी के जो बचे वर्ण हैं वो किसके अंतर्गत चले जाएंगे, अघोष वर्ण के अंतर्गत चले जाएंगे। कौन कौन बचा भाई, देखो अघोष में कौन कौन बचा है। अघोष में बचा है, अब अघोष में सारे स्वर तो बुक, अयोग वा भी बुक हो गए। कौन बचा, स्पर्शी व्यंजनों के अंतर्गत हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होते हैं, अघोष होते हैं। 1 2 3 4 5 होना चाहिए, लेकिन 1 और 2 इधर, 3 4 5 सघोष। ठीक। ऊष्म व्यंजनों के अंतर्गत देखेंगे तो ऊष्म व्यंजनों में श, श और स ये तीनों क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। संयुक्त व्यंजनों में अगर हम देखें तो संयुक्त व्यंजनों में क्ष जो होता है ये अघोष होता है। पहचानना बहुत आसान है, पहचान लेंगे। चलो एक कॉन्सेप्ट और आएगा अपना, है ना। एक कॉन्सेप्ट और आता है वर्णमाला में, अल्प प्राण और महाप्राण का। ठीक, तो उसको बोला जाता है प्राणत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। क्या बोलते हैं इसको, प्राणत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। प्राण का मतलब क्या होता है, श्वास। प्राण का मतलब क्या होता है, श्वास। ठीक, 2 भागों में इसको बांटा गया है। पहला भाग कहलाता है अल्प प्राण वर्ण और दूसरा भाग कहलाता है महाप्राण वर्ण। अल्प प्राण वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में लगने वाले श्वास की मात्रा क्या होती है, कम होती है। नाम से ही स्पष्ट है। 2 शब्द है, एक शब्द है अल्प और एक शब्द है प्राण। अल्प मतलब कम, न्यून, थोड़ा, यही होता है इसका मतलब अल्प का। और प्राण का मतलब श्वास। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में लगने वाले श्वास की मात्रा क्या हो, कम हो, अल्प हो, उनको क्या कहा जाता है, अल्प प्राण वर्ण कहा जाता है। और ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में लगने वाले श्वास की मात्रा अधिक होगी वो क्या कहलाते हैं, महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। महा का मतलब ही होता है बड़ा। महादेव शब्द सुने हो ना, ठीक है, वो महादेव क्यों है, क्योंकि बड़े देवता हैं। ठीक है,
महाकाय यानी बड़े शरीर वाला। क्लियर है? तो अल्प प्राण वर्ण ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में लगने वाले श्वास की मात्रा कम होती है, और महाप्राण वर्ण ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में लगने वाले श्वास की मात्रा जो है वो क्या होता है, अधिक हो जाता है। ठीक, ये जो कॉन्सेप्ट है वो स्पेशली आता है आपका किसके लिए, स्पर्शी वर्णों के लिए, स्पर्शी व्यंजनों के लिए। स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत जो 25 वर्ण हमारे हैं उनके लिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया है। ठीक, हमारी वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजनों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि प्रारंभ वो अल्प प्राण वर्ण से होते हैं, उसके ठीक बाद में लगने वाले श्वास की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद वाले वर्ण में लगने वाले श्वास की मात्रा फिर कम हो जाएगी, उसके बाद फिर बढ़ जाएगी और फिर उसके बाद कम हो जाएगी। 5 वर्ण होते हैं, इसीलिए 5 स्थितियां एक वर्ग के अंतर्गत आती है। ठीक, तो अगर मैं क वर्ग की बात करूं तो क वर्ग में क वर्ण ऐसा है जिसमें लगने वाले श्वास की मात्रा क्या है, कम है। ख वर्ण ऐसा है जिसमें लगने वाले श्वास की मात्रा अधिक है। ग वर्ण फिर ऐसा है जिसमें लगने वाले श्वास की मात्रा फिर कम है। घ वर्ण ऐसा है जिसमें लगने वाले श्वास की मात्रा फिर अधिक है। और अंगा वर्ण ऐसा है जिसमें लगने वाले श्वास की मात्रा पुनः कम हो जाती है। इसी प्रकार अगर आप च वर्ग को देखेंगे तो कैसे बनेगा, सेम डायग्राम बनेगा। च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो हर वर्ग में आपको क्या दिख रहा है, एक कॉमन चीज। क्या? हर वर्ग में पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण ऐसा है जिसमें लगने वाले श्वास की मात्रा क्या है, कम है। जिसमें लगने वाले श्वास की मात्रा क्या है, कम है। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, सॉरी 5वां वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण वर्ण। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? और हर वर्ग का जो दूसरा, ये देखो दूसरा, और ये जो चौथा वर्ण है ये ऐसे वर्ण है जिसमें लगने वाले श्वास की मात्रा क्या है, अधिक है। तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, महाप्राण होता है। 1, 3 और 5 ये अल्प प्राण, जबकि 2 और 4 महाप्राण होते हैं। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? कठिन तो नहीं लग रही ना भाई हिंदी? मंजू, क्लियर है ना? चलो, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है ये इन्हीं 25 वर्णों से पूछता है, क्योंकि मेन बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से आया है इसका। ठीक है, अब देखो, अब अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया, ठीक है, तो अगर वो ऐसा दिया क्वेश्चन, इनमें से सघोष वर्ण पहचानो, इनमें से अघोष वर्ण पहचानो, या इनमें से अल्प प्राण वर्ण पहचानो, या इनमें से महाप्राण पहचानो, बहुत आसान क्वेश्चन है ना? समझ जाना कि हिंदी जो है बहुत सरल पूछा गया है। समझ आ रही है बात? ठीक, अगर वो पूछ दिया कि घ है, अल्प प्राण है, महाप्राण है, अघोष है, सॉरी इसको ना सघोष है कर लो, ठीक है, सघोष है, और चौथा ऑप्शन में दे देगा क्या, 2 और 3 दोनों, ठीक है, यानी बी और सी दोनों, ऐसा। तो आंसर क्या हो जाएगा, महाप्राण और सघोष हो जाएगा। आसान है क्वेश्चन यहां से। ठीक है,
अगर क्वेश्चन ऐसा दिया तो थोड़ा सा, अगर मतलब वो कठिन करना चाहेगा तो क्वेश्चन कैसा पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा घ है क्या है। देखो, अल्प प्राण अघोष, अल्प प्राण सघोष, महाप्राण अघोष, महाप्राण सघोष। ए बी सी डी। चलो बताओ क्या होगा? हाँ, डी होगा। बहुत बढ़िया। डी, देवन। बहुत बढ़िया। अगर उसको कठिन करना हुआ थोड़ा सा तो वो इस लेवल में जाकर के आपको अल्प प्राण, महाप्राण और अघोष सघोष दोनों को मिला करके एक कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है भाई। ठीक है, कुछ नहीं, अगर हमको पता है कि एक और दो अघोष है, 3 4 5 सघोष है ना? 1 2 अघोष है, 3 4 5 सघोष है, 1 3 5 अल्प प्राण है, 2 और 4 महाप्राण है। बस बन जाएगा क्वेश्चन। फिर आप उसी कॉन्सेप्ट को उठा करके यहां पर लगा दो, बन जाएगा। क्वेश्चन बन जाएगा ना इससे, अगर आया तो। चलो एक क्वेश्चन बनाओ तो। यहां पर घ के जगह ना ढ लिखो, ढ, ढक्कन के ढ। चलो बताओ क्या होगा? ढ। बनाओ 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 जल्दी। हाँ, अघोष सघोष पढ़ा लिया मंजू। चलो बनाओ बनाओ जल्दी। सी होगा। वाह 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 वाह। देखो, हड़बड़ी में बताने का जरूरत नहीं है ना? एकदम आराम से रिलैक्स होके बनाओ, फिर बताओ आंसर। ये लो, बी वाले भी पहुंच गए। ए वाले एको जन नहीं दिख रहे हो यार। हाँ, सेवक, सघोष, महा। बहुत बढ़िया। ठीक, महाप्राण सघोष। अरे यार, घा भी तो अपने वर्ग का चौथा वर्ण है और ढा भी तो अपने वर्ग का चौथा वर्ण है, तो सेम स्थिति तो इसकी भी होगी, नहीं होगी? सेम स्थिति उसकी भी होगी। चलो बताओ। फा, फा को बताओ जल्दी। सी, बी, या ए बी सी डी सब मिल गया। वाह, अरे ये अपने वर्ग का दूसरा वर्ण है, और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। और दूसरे वर्ण में लगने वाले श्वास की मात्रा क्या होती है? ग्राफ में देखोगे तो ऊपर चढ़ता हुआ दिखता है, यानी ये क्या है? महाप्राण है। लो, अल्प प्राण, सॉरी, अघोष महाप्राण है ना? अघोष महाप्राण, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, आसान सा क्वेश्चन था। कठिन करना हुआ ना तो ऐसा क्वेश्चन देगा। देखो ये दे,
थरथरा गए नहीं? हाँ, तो ये कैसे ठीक होगा, ये कैसे परफेक्ट होगा? प्रैक्टिस करने से। ठीक है, ये कैसे कैसे परफेक्ट बनोगे इसमें? प्रैक्टिस करने से। तो जितना हो सके इसमें प्रैक्टिस करो। क्लियर है? कुछ नहीं, 5-7 वर्ण को देखो, दिन के 2 दिन इसको प्रैक्टिस करोगे ना, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। कोई कठिन चीज नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब थोड़ा सा इसको ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन आता है ना। और आज ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसके लास्ट में क्वेश्चन भी दिए हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना। चलो, स्पर्श संघर्षी वर्ण किसको कहा जाता है? तो देखो 4 वर्ण हमारी वर्णमाला में ऐसे हैं जिनको कहा जाता है स्पर्श प्लस संघर्षी वर्ण। स्पर्शी इसलिए क्योंकि उनका उच्चारण करते समय जीभ किसी ना किसी भाग से स्पर्श करती है, और संघर्षी इसलिए क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हवा के रास्ते में रुकावट आती है। जो वायु मुंह से बाहर निकलती रहती है उसमें क्या होता है? संघर्ष होता है। क्यों होता है? क्योंकि जीभ जो है वो रुकावट डालती है। ठीक है, जब आप ये देखो इन चारों वर्णों का उच्चारण करते हैं च छ ज झ का, तो आपकी जीभ देखो होता क्या है, ये जैसे मान लो आपका मुंह है ना, ये तालू है, हार्ड पैलेट, हार्ड ऊपर वाला भाग हार्ड होता है ना, इसके पीछे वाला भाग नरम होता है। जब आप च छ ज झ का उच्चारण करते हैं तो आपकी जीभ जो है वो तालु को स्पर्श करती है, तालव्य वर्ण है। तो मुंह के अंदर से जो वायु आती रहती है ना, उसके मार्ग में जीभ जो है वो अवरुद्ध करता है। मार्ग को क्या करता है? अवरुद्ध करता है, रोकता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? एक तो स्पर्शी है, स्वयं में स्पर्श कर रहे हैं, साथ में और क्या है? हवा के मार्ग को भी बाधित कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या है? स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, अब देखो अगला जो है वो है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत ये 5 वर्ण आते हैं, फ, व, स, स और ह। ये पांचों वर्ण क्या कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इनको याद रखना, ये एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, अगला है नासिक्य व्यंजन। देखो हर वर्ण, हमारी जो वर्णमाला है उसमें जो स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजनों के हर वर्ग का जो 5वां वर्ण है उसका उच्चारण थोड़ा सा नासिका की तरफ जाता है, नाक की तरफ जाता है। अंगा, ञ, ण, न, म, ये उच्चारण होता है। ठीक है, तो उसका उच्चारण थोड़ा सा किसकी तरफ जाता है? नासिका की तरफ जाता है। इसीलिए इन वर्णों को क्या कहा जाता है? नासिक्य वर्ण कहा जाता है। कौन कौन आते हैं इसमें? ये 5 वर्ण आते हैं, अंगा, इया, ण, न और म। ठीक है, इया को वैसे यहां आना था सेकंड नंबर पे, समझ जाना उसको। ठीक है, अंगा, इया, ण, न, म, इनको क्या कहा जाता है? नासिक्य वर्ण। इन्हीं को अनुनासिक वर्ण कहा जाता है, याद रखना इसको। इनको क्या बोला जाता है? अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। सेम चीज है। ठीक, नासिका की तरफ उच्चारण जाता है, इसीलिए ये नासिक्य है और अनुनासिक भी है। ठीक, कंफ्यूज मत होना अनुस्वार और अनुनासिक में, कंफ्यूज मत होना। अनुनासिक कौन होते हैं? जिनका उच्चारण नासिका की तरफ जाता है। और अनुस्वार कौन सा वर्ण है? जिसका उच्चारण स्वरों के बाद होता है। ठीक है, स्वरों के ठीक पीछे चलने वाले वर्ण को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। स्वरों के पीछे, अनु मतलब पीछे, स्वार मतलब स्वर, स्वरों के ठीक पीछे चलने वाला वर्ण अनुस्वार कहलाता है। तो इसमें कौन आता है? अम आता है। जबकि अनुनासिक में ये 5 वर्ण आते हैं। ठीक, अगला है लुंठित या प्रकंपित वर्ण। ठीक है, लुंठित वर्ण या प्रकंपित वर्ण इन किसको बोला जाता है? र को बोला जाता है। र जो है ना, ये देखो र, इसको बोला जाता है लुंठित वर्ण। लुंठित बोलने का मतलब यह है कि जब आप र का उच्चारण करते हैं तो आपकी जीभ जो है वो बहुत तेजी से वाइब्रेट होती है, वाइब्रेशन होता है, लुंठा उत्पन्न होती है उसमें।
ठीक है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, लुंठित वर्ण कहा जाता है। तो पूछता है क्वेश्चन कि लुंठित वर्ण कौन सा है, कौन सा है, र है। क्यों है, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय जीभ जो है वो वाइब्रेट होती है। ठीक, अगला है पार्श्विक वर्ण, जो पिछले भाग से उच्चारित होता है, उसको ये इसके अंतर्गत कौन आता है, ल वर्ण आता है। ठीक, अगला है काकल्य व्यंजन। काकल्य व्यंजन कहा जाता है ह को। क्यों कहा जाता है, देखो काकल्य किसको बोला जाता है, जो हमारा कौवा होता है ना, ये स्वर तंत्रिका में ये जो उभरा हुआ भाग है, इसको बोला जाता है क्या, काकल्य। जब ह का उच्चारण करते हैं तो जोर यहीं पर पड़ता है, ये जो उठा हुआ वाला भाग है ना, वहीं पर, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इसको काकल्य वर्ण कहा जाता है। ठीक, अर्ध स्वर। अर्ध स्वर वैसे तो हमारे यहां य, र, ल और व, इन चारों को ही कहा जाता है। ठीक है, इन चारों को ही कहा जाता है क्या, अर्ध स्वर। लेकिन अगर एग्जाम में आए, और वैसे ये तो ऑप्शन रहेंगे नहीं आपके, ठीक है, सॉरी, य और ल और र ये ऑप्शन नहीं रहेंगे। ठीक, इसका रीजन है, जब संधि पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो अर्ध स्वर के अंतर्गत अगर देखें तो प्योर अर्ध स्वर कौन से हैं हमारे यहां, य और व। ठीक, द्विगुण व्यंजन या उक्षिप्त व्यंजन बताया था आपको, ड़ और ढ़। क्यों बोला जाता है इनको उक्षिप्त व्यंजन, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जीभ नीचे की ओर पटकती है। ठीक, द्वित्व व्यंजन, देखो व्यंजनों का द्वित्व क्या होता है, व्यंजनों का द्वित्व वहां पर होता है जहां पर कोई वर्ण दो बार रिपीट होता है। जैसे शक्कर शब्द में क जो है ये रिपीट हुआ है, शक्कर। ठीक है, बिल्ला में ल रिपीट हुआ है, 1.5 बार आएगा, 1.5 मतलब एक बार आधा, एक बार पूरा। ठीक, दिल्ली, दिल्ली। उत्पन्न, यहां पर देखो ना का द्वित्व है, यहां पर ल का द्वित्व है। द्वित्व बोलने का मतलब यही है जहां पर वर्ण जो है वो 1.5 बार आए। ठीक है, अगला आगत व्यंजन। आगत व्यंजन किसको बोला जाता है, ऐसे व्यंजन जो दूसरी भाषाओं से हमारे यहां शामिल हुए हैं। तो इसके अंतर्गत तो बहुत सारे वर्ण हैं भाई, जैसे ज, फ, जैसे शब्द सुने हो जफर, जफर बोला जाता है, तो ज ये है ना। इसी प्रकार फरियाद, फरियाद नहीं होता, क्या होता है, फरियाद। ठीक, और क्या है, क के नीचे एक बिंदु लगा है तो वो भी आगत वर्ण है। ख के नीचे अगर बिंदु लगा है तो वो भी क्या है, आगत व्यंजन है। ये हमारी वर्णमाला में किस रूप में है, क, ग, फ, ज, है ना, और ख के रूप में। आगत व्यंजन है कौन, क के नीचे अगर नुक्ता लग गया, इसको नुक्ता बोलते हैं, ये जो बिंदु लगा है ना, इसको बोला जाता है नुक्ता। नुक्ता का मतलब होता है जब किसी वर्ण को थोड़े अधिक गहराई तक उच्चारण करना हो, तब नुक्ता का प्रयोग होता है। ठीक, ये आए कहां से है, तो याद रखना ये नुक्ता वाले जो वर्ण है जिसके नीचे ऐसा बिंदु लगे रहेगा, है ना, वो फारसी भाषा से आए हुए हैं हमारे यहां, फारसी भाषा से। ठीक, तो काफिर, काफिर शब्द सुना, क का प्रयोग होता है ऐसे वाला। ठीक, ग, खुदगर्ज, है ना, तो ग के नीचे क्या होता है, वहां भी डॉट लगा होगा ऐसा, है ना। फक्र, तो फ के नीचे डॉट लगा होगा। ठीक, जफर, तो ज के नीचे डॉट लगा होगा। खुदा, खुदा, खुदा नहीं होता, खुदा मतलब तो वो गड्ढा खोदते हैं वो वाला है यार। खुदा मतलब क्या है, वो भगवान की बात कर रहा है फिर। ठीक, तो उसके नीचे क्या लगा होगा, ये डॉट लगा होगा। याद ये रखना है इसमें कि जो आगत व्यंजन होते हैं हमारे यहाँ, वो कौन सी भाषा से आए हुए हैं,
फारसी भाषा से आए हुए हैं। आगत का मतलब क्या होता है? आया हुआ। जो दूसरी भाषा से वर्ण आए हुए हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं? आगत वर्ण बोलते हैं। तो ये जो वर्ण है ये क्या है? आगत वर्ण है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, कठिन नहीं है, बहुत सरल है ये। ठीक है, बस इसको क्या चाहिए? थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये सब आ जाएगा आपके फ्लो में। ठीक, आज ये जो पूरी क्लास लिया हूं मैं, है ना, 3 दिन तक की क्लास, इसका पूरा पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। सिलेबस से लेकर के पूरा जो मैं पढ़ाया था ना, शुरुआत से लेकर के अभी तक, इसका पूरा पीडीएफ बना के आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, चलो तो आज हिंदी की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में, है ना, अगर कल क्लास होती है तो फिर आगे इसके कंटिन्यू करेंगे। आपकी वर्णमाला खत्म। वर्णमाला में सिलेबस आपका यहीं तक था। ठीक है, इससे ज्यादा वैसे रहता भी नहीं और इससे ज्यादा आता नहीं है। देखो, स्वर व्यंजन मेन तो यही पढ़ना था अपने को। स्वर व्यंजन अक्षर वर्तनी, वर्तनी मतलब लिखने का तरीका, वो जब शब्द शुद्धि पढ़ाऊंगा तो और पढ़ेंगे उसको, वर्तनी को। ठीक है, लिंग वचन तो खैर अलग ही टॉपिक हो जाता है। यहां तक क्लियर है ना? ठीक है, कोई भी डाउट आएगा बिल्कुल आप बता सकते हो, है ना, शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर पीडीएफ किस में सेंड करोगे? पीडीएफ आपको मिलेगा टीचमेंट ऐप में। ठीक है, टीचमेंट ऐप में आपको सब मिल जाएगा। प्रिंट आउट करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उसमें थोड़ा सा दिक्कत ये होगा कि इसमें अलग अलग कलर्स का प्रयोग हुआ है ना, तो जो डार्क कलर है वो ब्लैक मत आ जाए, ये दिक्कत एक हो सकती है भाई। बाकी तो प्रिंट कराने में कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ट्रिक के साथ पढ़ाई होगा क्या सर आगे? नहीं यार सेवक, मैं ना ट्रिक पे बहुत कम भरोसा करता हूँ, है ना, मैं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा भरोसा करता हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको तोड़ मरोड़ के जैसे चाहो वैसे बना लो। ठीक, अगर आपको पता है पाई का मान कितना होता है, पाई क्या होता है, ये सर्कल है ना, इसके परिधि और इसका रेडियस का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। अगर ये आपको पता है तो आप किसी भी आकार का चक्का बना लो, स्कूटर का बना लो, चाहे हेलीकॉप्टर में लगा लो। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा भाई, कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा दूंगा ना, फिर आप उसको वहां से जैसा कॉन्सेप्ट, जैसा ट्रिक बना के पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। दिमाग में कॉन्सेप्ट जरूरी है लेकिन, है ना, जड़ अगर खराब हो गया तो पेड़ सही नहीं बनेगा। ठीक है, पटवारी से डिटेल में इसमें पढ़ाएंगे क्या उसमें? हाँ, इसमें 30 नंबर का है तो सीधी सी बात है ना मंजू? हाँ, इसमें थोड़ा डिटेल में चलेंगे, है ना, वैसे भी आप देख ही रहे हो कितना डिटेल में चल रहे हैं, तो थोड़ा डिटेल में इसकी पढ़ाई होगी। निश्चिंत रहो, पूरा सिलेबस होगा, बहुत अच्छे से होगा। बस सिंसियरली क्लास अटेंड करना। ऐसा नहीं कि आज आ रहे हैं कल को ये सोच रहे हैं कि सर वीडियो देख लेंगे, दिक्कत की बात नहीं है, नहीं मत सोचना। लाइव क्लास में जो जब आप अटेंटिव होकर के बैठते हो, है ना, तो वो आपके ही पढ़ाई में पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। ठीक है, तो क्लास रेगुलर अटेंड करो और हो सके तो साथ में नोट्स बनाते चलो, क्योंकि लिखने से हम लोग के दिमाग में बैठते जाता है वो। ठीक है, कल क्लास होगी कि नहीं रुपेश आपको मैनेजमेंट वालों से पता चल जाएगा, है ना, मैनेजमेंट वाले आपको क्लास जब खत्म होगी तो वहां पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कल क्लास होगी कि नहीं होगी। ठीक, चलिए तो आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू, मिलते हैं कल जब भी नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक, चलिए।